चाहिए होगा तो हमारे पास रखा है, ले लेना। रखा है, गाड़ी में रखा है, इसलिए बोलता हूँ ले लेना अगर ज़रूरत पड़े। तो ऐसे निरंतर 2021 से फिर भाई देवेंद्र बलहारा जी के साथ निकल करके और पूरे देश में जा करके और इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बस विषय में चर्चा करनी है, बात करनी है, और कुछ विषय है ही नहीं। और बस उसी कार्यक्रम में आप लोग के पास भी पहुंच गए कि आज अलीराजपुर में सारे भाइयों से मिल लेते हैं, जो लोग कुछ समझना चाह रहे हैं या हमको कुछ बताना चाह रहे हैं। हम जनता सरकार मोर्चा को कितने लोग जानते हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब, कहीं फेसबुक, कहीं कुछ तो सुना होगा? ऐसा कोई है क्या? जिन लोगों ने सुना है बस 4 ही लोग हैं ना, बहुत बढ़िया। जनता सरकार मोर्चा, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है JSM, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं निडर JSM। क्या बोलते हैं? निडर JSM। निडर JSM बोलने का मेन कारण यह है कि हम निडर लोग हैं, हम किसी भी गलत चीज़ को देख करके उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने देखा कि समाज में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कुरीतियां हो रही हैं, क्या गड़बड़ चल रही हैं, उनको देख करके और उससे अपना मुंह मोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमने संगठन को बोला निडर JSM, जनता सरकार मोर्चा। और ये जनता सरकार मोर्चा नॉन पॉलिटिकल संस्था है, अभी तक इसने पॉलिटिक्स में अपना कोई भी विचार नहीं रखा। हम सिर्फ लोगों को समझ देते हैं, बाकी उनका विचार है कि वो किस पार्टी को वो करना है, सपोर्ट करना है, किधर वोट करना है, किसके साथ खड़े होना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, अभी वो आपकी मर्जी है। आप विषय को समझ लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अपनी जो संस्था है वो नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। क्या है? नॉन रजिस्टर्ड संस्था है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है रजिस्ट्रेशन? हर संगठन अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही काम करता है ना, लेकिन जनता सरकार मोर्चा ने उस विषय को ख़त्म किया कि हम रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे अपने आप को, ठीक है, क्योंकि हम शासन के अधीन नहीं जाना चाहते, इस तंत्र के अधीन नहीं जाना चाहते। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम इस तंत्र के अधीन होकर के और फिर उनके अनुसार काम करने लग जाएंगे। फिर अन्य संगठन और हम में अंतर क्या रहेगा? रहेगा क्या कुछ अंतर? नहीं रहेगा ना, क्योंकि बाकी संगठन, बाकी NGO, जितनी संस्थाएं आप लोग के आसपास आती होंगी, देख रहे होंगे, वो संस्थाएं भी तो सब रजिस्टर्ड होती हैं, और फिर उनके इतने सारे दायरे होते हैं कि सारी जानकारी सरकार को दो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये दो वो दो, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रजिस्टर्ड संस्था में। इसलिए सिर्फ एक नाम, एक विचार सोचा जनता सरकार मोर्चा, और जनता सरकार मोर्चा के जिन लोगों ने स्थापना की, संस्थापक जो थे, उन लोगों ने बैठ करके उस पर बात की, विचार किया कि अपन किस किस मुद्दे पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक मुद्दा होता है ना। जैसे राजनीतिक पार्टी बनती है तो उनका अपना मुद्दा होता है कि हम राजनीति पे काम करेंगे, क्या करेंगे वो सारा बनाते हैं। वैसे ही मोर्चे ने भी तय किया कि हम किस किस मुद्दे पे काम करेंगे। उनमें से प्रमुख मुद्दे बताता हूँ, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हम जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन की बात करते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसकी व्यवस्था हमारे हाथ में होनी चाहिए, मतलब आम पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए, मतलब गांव के पास होनी चाहिए। अभी तक ये व्यवस्था पूर्वजों के पास थी, बीच में सत्ताधारियों ने, सरकारों ने धीरे धीरे इस व्यवस्था को बदलते बदलते जल, जंगल, जमीन, जानवर, सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। आपके हाथ में कुछ है क्या? कुछ भी। इन 4-5 चीज़ों में कुछ है आपके हाथ? न जल आपका बचा, न जंगल आपकी बची, न जमीन आपका बचा, न जानवर आपके बचे, और ना आधार कार्ड बनने के बाद जन आपका बचा, ठीक है। उसके बाद तो उन्होंने सब कुछ आपसे ले लिया, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था मतलब आम पब्लिक के हाथ में हो, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस विषय पे बात करते हैं ना। हमको किसी, देखो, पहला विषय तो हमें संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम संविधान के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। भारत का जो संविधान है उस संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो भी काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, ठीक है। संविधान में जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए, जो अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों के साथ हम बात करेंगे। तो ये जल, जंगल, जमीन, जानवर की व्यवस्था जो थी, ये आम पब्लिक के पास थी, व्यक्ति के पास थी, गांव के पास थी, नगर के पास थी। तो वो व्यवस्था वापस उसके पास आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। इसके अलावा खेत, खेड़ा, खाप, ये जो 3 चीज़ें होती है। खेत मतलब खेत में आप प्राकृतिक जैविक खेती की ओर आ जाइए, क्योंकि आपने केमिकल डाल के पूरे खेत को बर्बाद करके रखा हुआ है इस समय, उस पर भी बात करेंगे विस्तृत में।
खेड़ा मतलब जो आपका गांव है, उस गांव की व्यवस्था पे बात करें, कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और खाप मतलब जो ग्राम पंचायतों को, 8-10 ग्राम पंचायतों को मिलकर एक पूरा बड़ा खाप बनता है ना, उसकी बात करते हैं कि उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा 3 चीज़ें हैं जो बड़े सम्मान योग्य होती हैं। कौन कौन सी? मोर्चे ने तय किया कि देश भर में रोटी, बेटी और माटी, ये 3 चीज़ें बड़ी सम्माननीय होती हैं। क्या क्या? रोटी, बेटी और माटी। अपने इधर भी रोटी चलती होगी ना, उसका कितना सम्मान है। लेकिन देखो गांव में तो आज भी बचा हुआ है रोटी का सम्मान, पर शहर में बचा क्या? शहर वालों ने तो बफे सिस्टम में आकर बर्बाद कर दिया। गांव में आज भी हर चीज में रोटी ली जाती है ना। अभी देखो गांव में जिंदा है, लेकिन मैं उसी पे आऊंगा कि गांव को बर्बाद करने के लिए कैसे तंत्र व्यवस्था ने धीरे 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 आपका पैर पसारना शुरू किया है। हम उसी की बात करते हैं, हम उसी समझ को देने की बात करते हैं। जी बैठिए। हम उसी समझ को देने की बात करते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ समझ देंगे, आपको ठीक लगे कि ये व्यवस्था सच में गड़बड़ाई है, इस व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, तो अपन उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो रोटी का सम्मान होना चाहिए, वैसे ही बेटी का सम्मान होना चाहिए। बेटी मतलब अगर एक घर की बेटी है तो पूरे गांव की बेटी मानी जाती है उसको, चाहे वो किसी भी घर की बेटी हो, है ना। गांव की यही व्यवस्था थी कि अगर एक घर की बेटी है तो वो पूरे गांव की सांझली होती थी, सारे गांव की बेटी मानी जाती थी, और पूरा गांव का दायित्व होता था उसका सारा सब कुछ देख रेख, बचपन से लेके बड़े होते तक का सारा देख रेख। उसके अलावा उसका विवाह तक की जवाबदारी गांव की होती थी कि अच्छे घर में उसका विवाह हो जाए, रिश्ता हो जाए, उसका परिवार अच्छी जगह बस जाए। लेकिन वर्तमान में आपको लगता है कि बेटी का सम्मान बचा है? और कहाँ से गायब हुआ, ये हमने कभी सोचा क्या कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमने रोटी बेटी का सम्मान ही अपने मन से गायब कर दिया, धीरे धीरे गांव से भी गायब होने लग गया। उसी तरीके से माटी, जो हमारी माटी है, जिसको हम भारत माता बोलते हैं, या जिसको हम सम्मान पूर्वक रोज नमन करते हैं, या जिसके उपजे हुए अनाज को खा करके हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस माटी का सम्मान होना चाहिए। ये हम मोर्चे वालों ने तय किया हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और इधर आगे आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी आगे लो, आराम से इसको थोड़ा ऐसा घुमा दो, पूरा घुमा दो, ऊपर वाला घुमा रहा है। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया लग रहा है, उधर हवा नहीं लग रही। कोई नहीं, हाँ ऊपर आ जाओ। जब ज़्यादा आ जाएंगे अपन तो फिर नीचे बैठ जाएंगे, अभी तो कम है अपन, तो कोई समझ नहीं है, जितने हैं पर्याप्त हैं, यही समझ होना चाहिए। तो कितने 3 चीज़ों का सम्मान होना चाहिए, समझ में आया कि रोटी बेटी माटी का सम्मान हो, ऐसा मोर्चा मानता है, जानता है, और उसके लिए लोगों को प्रेरित करता है, समझ देता है कि क्यों होना चाहिए। उसके अलावा 5 ऐसी चीज़ हैं जिसमें से पूंजीवाद की व्यवस्था का खात्मा होना चाहिए। पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, 5 चीज़ों को मोर्चे ने ऐसा तय किया है कि जब तक इसमें पूंजीवाद हावी रहेगा तब तक वो आम पब्लिक के पहुंच से दूर रहेगा। आम व्यक्ति के जीवन में उस 5 चीज़ों का कभी पहुंच हो ही नहीं पाएगा। पहला, न्याय व्यवस्था, ठीक है। न्याय व्यवस्था में जब तक पूंजीवाद हावी है तब तक आम पब्लिक के पहुंच से दूर है, ठीक है। वैसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब चिकित्सा व्यवस्था, उसमें जब तक पूंजीवाद हावी है तब तक आम पब्लिक के पहुंच से दूर है। तीसरी, शिक्षा व्यवस्था, जब तक उसके ऊपर पूंजीवाद हावी है तब तक आम पब्लिक के पहुंच से दूर है कि नहीं। चौथी, न्याय हो गई, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया। चौथा है राजनीति। राजनीति के ऊपर भी जब तक पूंजीवाद हावी है तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आम पब्लिक के पहुंच से दूर रहेगा। सिर्फ आपको एक वोट देने का बस अधिकार दिया जाएगा, उससे ज़्यादा जब तक उसमें पूंजीवाद हावी है तब तक आपके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आपकी पहुंच में ही नहीं है वो। और 5वां, धर्म। धर्म मतलब ये जितनी धर्म की व्यवस्था की गई है, चाहे मंदिरों की व्यवस्था हो, मस्जिदों की व्यवस्था हो, गुरुद्वारे की व्यवस्था हो, चर्च की व्यवस्था, जो भी तमाम मतलब जो अलग अलग हम धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, किसी भी मतलब किसी एक की बात नहीं करता मैं, सबकी बात करता हूँ, उसमें जब तक पूंजीवाद हावी है तब तक वो आम पब्लिक की पहुँच से कोसों दूर है। उदाहरण में देख लो, महाकाल मंदिर में आज किसी को गर्भगृह में जाने मिल रहा है?
बताओ। पहले आप लोगों ने गए होगे तो गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन किए होंगे, जितने भी गए होंगे। मई 2021 के पहले तक खूब दर्शन किया अंदर जाके। लेकिन उस तंत्र व्यवस्था ने एक बीमारी के नाम पर आप लोगों को उस मंदिर में, जहां पर ऊर्जा का केंद्र था, मंदिर क्या थे या पूजन स्थान जो भी था, पूजनीय स्थान जिसको हमारे देवी देवता मतलब हमारे पूर्वजों ने, जैसे किसी पेड़ को बता दिया कि ये पूजनीय स्थान है, या किसी चबूतरा बना दिया कि ये पूजनीय स्थान है, या कोई स्थान मतलब कोई भी स्थान जिसको उन्होंने पूजनीय बताया कि यहाँ पे हम पूजन पाठ या बैठ करके ध्यान साधना पूजन कुछ भी आराधना कर सकते हैं, वो सारे स्थान जो थे वो ऊर्जा के केंद्र थे। क्या थे? केंद्र थे। लेकिन वो जितने पूर्वजों के बनाए हुए बड़े ऊर्जा के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, जहां पर जाकर के आपके शरीर को ऊर्जा मिलती थी। पूजन तो एक बहाना था, आपको एक्चुअली में उस केंद्र में स्थापित करना था कि आप उस केंद्र में पहुंचो तो आपके इस पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हिस्से से, ये जो सबसे सॉफ्ट होता है ना, बच्चों को छू के देखियो, यहाँ पे एकदम कोमल कोमल होता है, वो वाला हमारे ऊर्जा को अंदर लेने का केंद्र है। नहीं तो जब सारा मजबूत बनाया तो इसको सॉफ्ट क्यों बनाया प्रकृति ने? जन्म के समय होता है ना तालू जिसको बोलते हैं बच्चों का, है ना, क्या होता है कि ये हमारा काय का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, यहीं से ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हम मंदिर में जाके खड़े होते थे या ऐसे स्थान पे जो पूजनीय होते थे, जिनको पूजन का स्थान बताया, वो सारे ऊर्जा के केंद्र थे कि वहां जब आप जाके खड़े होगे और खड़े होने के साथ ही वो ऊर्जा जो वहां पे प्रवेश कर रही है, वो ऊर्जा आपके इस जगह से भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। पर ये धर्म के ठेकेदारों ने उसको भी पूंजीवाद का माध्यम बना करके आपको उस ऊर्जा के केंद्र से दूर कर दिया। किया कि नहीं? तो मोर्चा कहता है कि इन 5 चीज़ों से जब तक पूंजीवाद हटेगा नहीं, तब तक ये आम पब्लिक के पहुंच से दूर रहेगा, और जैसी परिस्थितियां चल रही है इससे भी बदतर परिस्थितियां हम आगे झेल पाएंगे, देखेंगे। और हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी तो इससे भी ज़्यादा बदतर देखेगी कि नहीं? ये ऐसे 10-12 विषय लगभग थे जिन पे हम लोगों ने काम शुरू किया था, मोर्चे ने तय किया था कि इस पे काम करेंगे, और निरंतर देश भर में काम कर रहे थे। इसमें काम करते करते एक समस्या और समझ में आई पूरे देश में घूमते घूमते, कर्ज की, कि कर्ज नाम की एक ऐसी समस्या है जो पूरे देश में जिसने पैर पसारा है, और व्यापक रूप से जिससे परेशान होकर लोग अंतिम में कुछ नहीं मिलता तो सुसाइड की ओर चले जाते हैं। हमारे कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2024 की रिपोर्ट है एनपीआरसी की कि लगभग 11,000 कुछ किसानों ने आत्महत्या की है। ये एक मतलब सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा वो लोग जिनकी जानकारी नहीं दे सकते वो तो है ही नहीं उसमें। और वो कौन किसान थे? जो कर्ज से परेशान थे। काहे से परेशान थे? चाहे वो केसीसी लोन रहा हो या बैंक का लोन रहा हो या कोई भी कैसा भी लोन रहा हो, पर उस लोन से परेशान थे। कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर का हो सकता है, कोई मशीनरी खरीदी है उसका हो सकता है, केसीसी लिया हो उसका हो सकता है, या और कुछ लिया हो उसका हो सकता है। पर उसने जो कर्ज रूपी उसके जीवन में आया, कर्ज नाम, उसके बाद उसके जीवन में ऐसा प्रहार हुआ कि अंतिम में उसने सुसाइड ही अटेम्प्ट किया, यह स्वीकार किया कि अब हम मृत्यु को ही स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या मोर्चे ने ये तय किया कि क्यों ना हम उन लोगों के साथ खड़े हों जो कर्ज से परेशान हैं, और इस पर मोर्चे ने फिर व्यापक स्तर पर अपनी गतिविधियां शुरू की, जानकारी इकट्ठा की। कुछ आरबीआई के लोगों से जो रिटायर्ड थे उन लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, बहुत सारा डाटा निकाला गया, बहुत सारी आरटीआई लगाई गई, और सारा तमाम जब वो सारी चीज़ें हाथ में लगी तो पता चला कि पूरे देश में कर्ज रूपी व्यवस्था ने पूरे देश को जकड़ के रखा है। और कर्ज इसलिए है क्योंकि कर्ज जितना है उससे बहुत कम स्थिति में हमारे पास रुपया है। रुपया मतलब जो चलित करेंसी है, फ्लैट करेंसी जो मार्केट में फैली हुई है, सब आरटीआई से पता चला। तो जब उसकी जानकारी मोर्चे को लगी तो मोर्चे ने एक और नया उसमें अध्याय जोड़ा कि अब हम भारत को कर्ज मुक्त करने की बात करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारी संस्थाएं या लोग काम करते थे इस विषय पर, बात की इस विषय पर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रामवृक्ष यादव जी, एक नाम था जिनने 19 के दशक में काफ़ी काम किया, उत्तर प्रदेश के थे, है ना, रामवृक्ष यादव जी का नाम सुने होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको गोली मार दी, उस समय की गवर्नमेंट ने गोली मरवा दी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो सत्ताधारी लोग नहीं चाहते थे कि रुपए के ऊपर कोई बात करे और इस कर्ज के विषय पे, इस फ्रॉड करेंसी के विषय में हम पब्लिक को बता पाएँ, इसलिए उनको सीधे गोली मार दी गई।
और उसके बाद फिर कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। बीच में भाई राजीव दीक्षित जी ने भी इस विषय पे बात किया, कुछ कुटुंब परिवार वाले हैं वो भी इस पे बात करते हैं, है ना। पहाड़ा सरकार है वो भी इस विषय पे अब बात करने लग गए हैं, पहले से करते आ रहे हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे स्तर पर अपने अपने स्तर पर लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर। तो इसको एक व्यापक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि पे जनता सरकार मोर्चा ने, जेएसएम ने बीड़ा उठाया और पूरे देश भर में हमारे जैसे पूरे कार्यकर्ता जो मोर्चे के हैं वो हर देश के, हर प्रदेश के, हर जिले में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं, समझ दे रहे हैं। यही हमारा काम है और इसी विषय पर हम सिर्फ आप लोगों से मिलने आए हैं, चर्चा करने आए हैं। अब समझ में आया मोर्चा क्या काम कर रहा है कि नहीं आया? अभी भी किसी को समझ में ना आया हो मोर्चा का विषय तो बताइए, फिर नहीं तो आगे कंटिन्यू करें विषय को। सबको समझ में आ गया मोर्चा? हाँ जी। हम राजनीति की बात करते हैं लेकिन राजनीति में किसको वोट देना इसकी बात नहीं करते, राजनीति से पूंजीवाद खत्म होना चाहिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। ताकि आप में से जो भी उस राजनीति में जाना चाहो या जिसको प्रकृति ने राजनीति के लिए बनाया है वो व्यक्ति को सामान्य तरीके से राजनीति में प्रवेश मिल जाए। और अगर बिना पूंजीवाद के प्रवेश मिलेगा तो वो अपने विधानसभा, अपने ग्राम पंचायत, अपनी मतलब जिस जगह का वो होगा उस जगह के लिए वो सोचेगा। और अगर वो पूंजी लगा के जाएगा तो कभी सोचेगा क्या? कुछ नहीं। इसीलिए हम 200 साल पीछे हैं। हाँ जी, इसलिए हम पीछे चल रहे, क्योंकि जब जब पूंजीवाद हावी होगा जिस जिस चीज में, वहां से सबसे पहले पूंजी ही निकालने की योजना बनेगी। भाई अगर हम कोई बुरा ना माने, अगर सरपंच पंच हो तो जो लड़ते हैं चुनाव अगर पैसे खर्च करते हैं तो सबसे पहले पैसा बनाएगा ना वो, तो कि नहीं बनाएगा। और अगर सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत में एक सरपंच तय कर दो कि आज के बाद ये सरपंच होगा हमारे गांव में, ग्राम सभा ऐसा तय कर दे, तो क्या लगता है तुम्हें कि वो भ्रष्टाचार करेगा क्या? अरे जब सर्वसम्मति से बिना पैसे के, बिना पूंजी के उसको बना ही दोगे तो वो काहे को भ्रष्टाचार करेगा यार? फिर वो शासन से आई हुई सारी योजनाओं को आपके ऊपर देगा अच्छे से, क्योंकि वो वैसे ही खा कमा रहा था बढ़िया, उसको उठा के तुमने राजनीति में बैठा दिया। अगर उसके योग्य समझा तो उसके बाद उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको खा तो कमा वो ऐसे ही रहा है ना। लेकिन आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना करेगा क्या वो गांव के लिए सोचेगा, क्योंकि गांव के लोगों ने उसके लिए सोचा है। और यही व्यवस्था हमारी थी, पर इन सारी व्यवस्थाओं को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए किस विषय पे चर्चा करें अपन? देखो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि राजनीति में जब तक पूंजीवाद हावी होगा तब तक आपकी पहुंच से कोसों दूर रहेगा। किसी भी नेता को कुछ भी चुन लो, लेकिन अगर उसने पैसे लगाकर चुनाव लड़ा है तो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचेगा। सोचेगा क्या? आपके जिले में जो कलेक्टर आता है उस कलेक्टर को आपने चुना है क्या? आपके जिले में कोई तहसीलदार आया है, एसडीएम आया है, आपके यहाँ ब्लॉक में कोई है, कोई अधिकारी आया है, उसको आपने चुना है क्या? वो कहाँ से आया है? वो बाहर से आया है ना, दूसरे जिले का होगा, दूसरे प्रदेश का होगा, दूसरे गांव का होगा। तो वो तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे जिले के लिए, तुम्हारे ब्लॉक के लिए क्यों सोचेगा यार? तुम्हारे लिए क्यों सोचेगा? सिंपल सी बात है, इतना तो समझो। तुम जो जिस गांव का है उस गांव में रहेगा तो ही सोचेगा ना उस गांव के लिए। जो जिस शहर में पढ़ा है, जिन लोगों के बीच में पढ़ा है, जिन लोगों ने उसको पढ़ाई करने में मदद की है, जिन लोगों ने उसको उठाया है, उस गांव में अगर रहेगा तो उस गांव के लिए सोचेगा। इसलिए तंत्र व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था दी आपको कि इस गांव का लड़का यहाँ पे नौकरी कर ही नहीं सकता, इसको तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर भेज दो, ताकि वहाँ जाकर के वो उस पब्लिक को कुछ समझे ही ना, क्योंकि ना उनने उसको खिलाया है, ना उनने उसको कुदाया है, ना उनने उसको पढ़ाया है, ना उनके बीच में वो रहा है, तो उनके लिए उसकी कोई वो नहीं है, संवेदनाएं नहीं है क्या कुछ? वो खुद प्रोटोकॉल में बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको बनाया गया है ना वैसा। लेकिन अगर समाज किसी बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उसको बड़ा करे, उसके लिए सारा सब कुछ सोचे, और गांव के सारे लोग मिलकर के गांव के सारे बच्चों के लिए ऐसा प्लान करें, तो क्या वो बच्चे मिलकर गांव के लिए नहीं सोचेंगे? बताओ। पर आपकी व्यवस्थाओं को ऐसा तोड़ा गया है कि आप गांव के लोग अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं सोचते। जबकि पहले व्यवस्था ऐसी थी कि अगर हमारे घर में खाना नहीं बना तो हम दौड़ के जाकर पड़ोसी के यहाँ जाते थे, और वहां से या तो खा आते थे या उधर से सब्जी लेके उठा के लाके अपने घर में खा लेते थे, और कोई मना नहीं करता था। किसी के घर से कोई लाने के लिए मना नहीं करता था। करता था क्या?
पर आज ले आते हो क्या पड़ोसी के घर से? क्यों नहीं ले आते भाई? क्या ऐसी समस्या हो गई, क्या ऐसी दूरी हो गई, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आपसी भाईचारा खत्म हो गया आपका? पूरे देश से ये स्थिति है कि आपसी भाईचारा खत्म है ना? जबकि पहले बुला बुला के खिलाते थे, पूछ लेते थे। अब अरे बाड़ी से आवाज लगा लेते थे कि क्यों खाना खाए कि नहीं, तुम्हारे घर में कुछ क्या बना है, पहले ही पूछ लेते थे। और अगर बोले कि नहीं बना है कुछ तो बोले आजा घर में, यहाँ बनाए। फटाक से दौड़ के अपन दूसरे बाजू वाले घर में गए, खा पी के चले आए। मतलब बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था थी गांव में कि बच्चा कहाँ खा रहा है, कहाँ बड़ा हो रहा है, कहाँ खेल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता था। बताओ कितनी महिलाएं विधवा हैं? कितने गांव हैं? 552 गांव में 62,000 महिला विधवा हैं। कितना? 62,000 महिला विधवा हैं। क्यों विधवा हो गई? कभी सोचे इस विषय में कि आखिर कहाँ गए वो पुरुष? ये हम यहाँ के व्यक्ति, हम भगवान को मानने वाले व्यक्ति नहीं, हम देवी पूजक। भगवान का मतलब होता है ये प्रकृति को पूजने वाले। भगवान वो मंदिर में बैठा हुआ कोई मूर्ति नहीं है। विषय को समझिए। मैं जिस भगवान की बात करता हूँ, जिस मंदिर की बात करता हूँ, वो है प्रकृति पूजन की। किसकी बात करता हूँ? प्रकृति में पूजन। जैसे हमारे भाई लोग, कुछ लोग जय बड़ा देव बोलते हैं। बड़ा देव कौन है? उसी प्रकृति की पूजा करते हैं। जो हम जय सेवा कहते हैं वो किसकी सेवा कहते हैं? किसकी जय बोलते हैं? उसी प्रकृति की जय बोलते हैं। किसकी जय जोहार जो बोलते हो वो किसकी जोहार करते हो? उसी प्रकृति की जोहार करते हो भाई। लेकिन हमारे बच्चों को हमने बताया ही नहीं कि जोहार का मतलब क्या होता है। हमने सिर्फ एक शब्द दे दिया। जैसे किसी क्षेत्र में जय सिया राम बोल दिया किसी ने, किसी क्षेत्र में राम राम बोल दिया, किसी क्षेत्र में चाहे तमाम कोई भी चीज बोला जाए, उसका मतलब ही होता है उस प्रकृति की जय। जिस प्रकृति ने आपको ऊर्जा दिया है, जिस प्रकृति में आपने जन्म लिया है, जिस प्रकृति से आप सब कुछ ले रहे हो। किसी मंदिर में बैठे हुए किसी मूर्ति भगवान की व्यवस्था नहीं है। वो तो वहां आपको पहुंचाने की व्यवस्था थी कि वो जगह ऊर्जा का केंद्र है। हमारे पूर्वजों ने देखा कि यहाँ पे ऊर्जा सीधी आती है, तो बोले यहाँ पर सबको इकट्ठा कैसे किया जाए? तो बोले वहां पे एक मंदिर बना दो, एक चबूतरा बना दो, एक स्थान तय कर दो, ताकि लोग वहां पर पहुंचे और उस ऊर्जा की केंद्र में आकर के अपनी ऊर्जा को ठीक कर लें। ये व्यवस्था थी हमारी। पर हम उसको धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर उन लोगों ने हमें बटाया और हम बांट करके अलग हो गए। अब हम ना उस ऊर्जा के केंद्र में जाना पसंद करते, ना कुछ करते हैं क्या? आदिवासी भाइयों ने तो सच में प्रकृति की पूजा की है भाई। आज भी जो हमारे 20 जिले हैं मध्य प्रदेश में, जिसको हम आदिवासी बाहुल्य या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बोला जाता है, उन सारे जिलों में आज भी प्रकृति की पूजन की जाती है। लेकिन उसका तरीका कैसे कर दिया गया कि अब जय बड़ा देव बोल करके उनने एक नया स्थान बना लिया, नया चबूतरा बना लिया, नई जगह खोज ली और वहां पर पे झंडा लगा करके एक मड़िया बना के पूजने लग गए। हाँ, अब ये बताओ वो जो नई जगह जहां पर तुमने प्रकृति की पूजा के लिए झंडा लगा लिया, मड़िया बना लिया, क्या वो ऊर्जा का केंद्र है? तुम्हें पता है क्या? तुम इतने जानकार हो क्या? तुम्हारे पूर्वज जानकार थे, हमारे पूर्वज जानकार थे, तो उनने जो जगह तय की है उसी को जय बड़ा देव का मान के वहां पे जाने लग जाओ। उधर अपना झंडा गाड़ दो ले जाकर। लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। उनका किसी का झंडा गड़ा है तो अपना भी एक गड़ा दो, पर वो केंद्र है ऊर्जा का, जो भी हो पुराने, वहीं जाओ। किसी नए जगह को मत तय करो भाई। वो नए जगह ऊर्जा का केंद्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऊर्जा को समझने का कोई ज्ञान नहीं है और हमारे पूर्वजों को पूरा ज्ञान था। वो पेड़ों को छू करके बता देते थे कि कौन सा पेड़ किस औषधि के काम आएगा, कौन से काम आएगा, क्या करेगा, कौन सी बीमारी को ठीक करेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, छूने लायक है कि नहीं है, सब कुछ मालूम था उनको। पर वो ज्ञान हमने छोड़ दिया है, इसलिए हमको जाति, धर्म, संप्रदाय इनके नाम पर बांट दिया गया है। और हमको एक तरफ से मूर्ति पूजा दे दी गई, दूसरी तरफ से किसी ने कुछ पूजा ले ली, किसी ने मजार पूज लिया, किसी ने कुछ पूज लिया। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि भाई प्रकृति को पूजना है, ऊर्जा के केंद्रों में जाना है और प्रकृति के पास रहना है। और आपकी प्रकृति को खत्म करने के लिए उनने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए, जिसमें मैंने बताया ना, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसकी व्यवस्था को सबसे पहले उनने गांव से खत्म किया। अभी हमारे यहाँ हमारे विधायक है, अब एक बात बोल देता हूँ, हमारे जो कैबिनेट मंत्री है वो एक जल यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, उसमें क्या करेंगे वो खुद
भ्रष्टाचार करके वो अभी हम 2005 से जुड़ रहे हैं, कम से कम 6,000 करोड़ के मालिक है। अब बताओ आपको जल यात्रा 1 लाख करोड़ मतलब वो छोड़ दो, प्रधानमंत्री के पास क्या है वो छोड़ दो, राष्ट्रपति के पास क्या है उसका विषय नहीं है। विषय ये है कि जल यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, विषय को समझो। उसको मत पकड़ो कि वो क्या कर रहा है, इस विषय को पकड़ो कि आज जल यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। हमें मतलब हिंदू बनाने तुला हुआ है, वापस करो, बोलो कि तुम हमारे साथ जुड़ो। भाई सब हिंदू हैं, सब आदिवासी हैं, सब प्राकृतिक हैं, सब यहीं के मूल निवासी हैं, पर हमें पहचानना पड़ेगा स्वयं की भाषा। और उस तंत्र व्यवस्था ने जो शासन में बैठे हैं उनने तो तुम्हें यहाँ के व्यक्ति से मतलब यहाँ का घोषित ही नहीं किया है कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो। उनने तो ऐसी व्यवस्था दी है कि तुम्हारे पास सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा संबल कार्ड, तुम्हारा जे कार्ड, तुम्हारा वो कार्ड, ऐसे लगभग 15-16 कार्ड दे करके तुम्हें भारत के नागरिक होने का दर्जा ही खत्म कर दिया, घोषित कर दिया कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये तमाम कार्ड दिए जा रहे हैं। नहीं तो जो यहाँ का मूल निवासी उसको किसी कार्ड की जरूरत है क्या? किस कार्ड की जरूरत है यार? हमारे पूर्वज को जरूरत थी क्या? क्यों आई कार्ड की व्यवस्था? पूछो ना उस सरकारी तंत्रों से कि भाई ये आधार कार्ड हमारा क्यों बनाया जा रहा है, किस काम का है ये हमारे लिए? अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है हमारे बच्चों के लिए? पूछो भाई, सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। अभी सर एक मैं सवाल करता इसी के ऊपर, अभी एक लिंक जारी की थी भारत सरकार ने कि मध्य प्रदेश में हिंदू ही है, आदिवासी है ही नहीं, और कॉलम दिया ही नहीं, और उसको जो भी क्लिक करे तो हिंदू ही बनेगा, और उसको पूरी साजिश के तौर पे भारत सरकार ने तय कर लिया कि मतलब पूरे भारत में आदिवासी रहता ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तमाम जितनी व्यवस्था दी जा रही है आपको, चाहे हिंदू के नाम पे, चाहे मुस्लिम के नाम पे, चाहे सिख के नाम पे, ईसाई के नाम पे, आदिवासी के नाम पे, जमाने भर की जितनी व्यवस्था दी जा रही है, जो हमको दिख रहा है, ये सब आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए दिया जा रहा है। उसका एक ही वजह है कि कैसे भी आपके गाँव से आपका भाईचारा खत्म हो जाए और वो अपने तंत्र को आपके अंदर बिठा दें। और बिठाया कि नहीं उनने? गाँव में जो आपसी भाईचारा था खत्म हुआ। जल यात्रा में थे हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा क्यों जरूरी है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर पता है आप लोगों को? क्या अंतर है बताइए, किसको पता है? बताओ, जिसको पता है बताओ क्या अंतर है उसमें। एक घोष वाक्य है, एक बोला जाता है कि ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अब जब ये शब्द ही है कि सबसे बड़ी हमारी ग्राम पंचायत, में क्या अंतर है? अभी तक लोग ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को एक ही मानते आ रहे हैं। आपको ऐसी व्यवस्था दी गई, आपके दिमाग में बार बार ये बात डाल दिया गया है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक ही है, पर आपने कभी ग्राम पंचायत अधिनियम उठा के पढ़ा ही नहीं। कभी उस छोटी सी पॉकेट बुक को उठा के पढ़ो, ग्राम पंचायत अधिनियम, क्योंकि सब गांव के वासी हैं ना रहने वाले, तो कम से कम ग्राम पंचायत अधिनियम को तो पढ़ लें अपन संविधान में से, जो संविधान में दिया हुआ है। और उसमें स्पष्ट है कि ग्राम सभा एक अलग सभा है जो पूरे गांव की है, और ग्राम पंचायत एक बॉडी है जो सरकारी तंत्र की है। उसका चुनाव हम ग्राम सभा के माध्यम से ही करते हैं, वोट देकर करते हैं, क्योंकि वो वोट देने की परंपरा भी उन्हीं ने लाई हमारे बीच में। अन्यथा हम लोग तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि मिलकर एक को बना दो ना मुखिया, चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है भाई? एक गांव में अगर 5-6 गांव हैं एक पंचायत में, तो 5-6 गांव के लोग मिलकर के एक व्यक्ति को नहीं चयन कर पा रहे हैं क्या? जरूरी है वोट डालना? लेकिन आपको सरकारी तंत्र ने धीरे धीरे बरगलाया, बताया कि भाई वोट देके स्वतंत्रता, उससे क्या पूर्ण निष्पक्षता से मतदान करेंगे। यार निष्पक्षता से बैठ के तय कर लेते थे, वो ज्यादा निष्पक्षता था कि वो मतदान निष्पक्षता है तुम्हारी। कभी ईवीएम हैक कर लेते हो, कभी नहीं करते। पहले मतदान पेटी लूटी जाती थी जब बैलेट पेपर से होता था, बाद में ईवीएम ले आए, उसको लूटने लग गए। और ईवीएम तो कभी भी बदल सकता है, तुम्हारे मोबाइल की कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि ईवीएम तुम्हारी संस्था तो है नहीं, तुम्हारे अंडर में है क्या? उसकी टेक्नोलॉजी किसके अंडर में है? और बीजेपी और कोई रहता है, अभी जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मुखिया बनाया जाता है। अब ये सारे लोग तो समझते ही नहीं है सर। यहाँ जैसे आपने बोला ग्राम सभा में चीज़ें, आप बोलने वाले को ही मतलब इकट्ठा हो जाते हैं वही लोग, मतलब फायदे के लिए करते वो नहीं समझते। लेकिन जैसे 8-10 पंचायत जमीन जारी कल आंदोलन है,
मतलब बार बार आवेदन आ रहा है कि दूसरे और उनके पूरे देखो हमारा मोर्चा किसी भी आंदोलन पे विश्वास नहीं करता। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मोर्चा किसी भी आंदोलन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि देखो भारत में इतने सारे आंदोलन हो चुके हैं, मतलब क्या होगा, हो चुके हैं ना। किसी भी आंदोलन का कोई परिणाम मिला क्या? नहीं मिला ना। आपको संविधान के दायरे में रह के संविधान के अनुसार पेपर के अनुसार काम करना है। कागज हम इसलिए पेपर में विश्वास करते हैं। हमने लिखित में आवेदन दिया, लिखित में जवाब चाहिए बस। सर हमने वही वाली बात है, आंदोलन करने से, एक मिनट सुनिए, आप आंदोलन गलत- करने से कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। आप कलेक्टर के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, नेता के पास जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप ग्राम सभा को बिठा के एक लेटर जारी करो और ग्राम सभा हर बैठक करके जारी करवा आप बस। प्रतिदिन अपने गांव में 2 घंटे और सुनो, एक भी कलेक्टर एसपी आपके घर में नहीं आने चाहिए, मने कर देना। हमारी सीमा के अंदर नहीं आने चाहिए, स्पष्ट मने कर दो आप। एक भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबको भेज दो एक आवेदन। हाँ। एक जैसे सरपंच रहते ही नहीं, हाँ। पैसे वाले भी रहते, तो एक भैया जी एक मिनट, आप क्या करते हैं? एक मिनट, आप क्या करते हैं? एक मिनट, मेरा सवाल तो जवाब दीजिए, आप करते क्या हैं? ये समाज का कार्यक्रम यही वाले जमीन के लिए ही हम आंदोलन, मतलब फिर आंदोलन में आ गए आप। आंदोलन मतलब बैठिए बैठ के बात करो। करते क्या हैं? आंदोलन मतलब आंदोलन भी करते हैं और हम सामाजिक काम करते हैं। सामाजिक कार्य करते हैं। आपने बोला उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हम लिखित में ही देते शांतिपूर्वक। अब मेरी बात सुनो, मैंने इतनी चीजें बताया, किसके समझ में नहीं आया? मैंने कभी कहा क्या कि एसडीएम को आवेदन दे दो? हमारा मोर्चा कभी किसी को नहीं कहता यार कि एसडीएम को आवेदन। तुम मालिक हो भैया, मालिक। एक मिनट मेरी बात समझो। आपको आपकी ग्राम सभा को खड़ा करना है, मजबूत करना है, अपने लोगों को एक साथ भाईचारे के रूप में खड़े कर लेना है। जो भी निर्णय होगा ग्राम सभा में होगा। हम ना आंदोलन करने तहसील में जाएंगे, ना जिले में जाएंगे, ना कहीं जाएंगे। हम हमारे यहाँ से एक आवेदन बनाएंगे, हम एक आदेश पारित करेंगे कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हो गया, बात खत्म। हम नौकर के सामने आंदोलन नहीं करेंगे। ये करना है। हम क्या करते हैं कि आंदोलन के रूप में सबको ले जाके तहसील में खड़ी कर लेते हैं, वहां अपनी पर्चे को दिखाते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद जमाने में। कोई बात नहीं करना है यार, उठा के डाल देते हैं वो जेल आप में। भीख मांग रहे हो उनके सामने। मैंने पहले ही बोला कि नौकर नहीं हो यार, मालिक हो, मालिक जैसा व्यवहार करो। आप लोग मालिक हो आदेश दे दो बस। और आप बोल रहे हो ना, अभी मजबूरी क्या है कि आपने ग्राम सभा की शक्तियों को लोगों को बताया नहीं है। आपके गांव के वो जो वोटर्स हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो ग्राम सभा की शक्तियों को नहीं जानते। उनसे परिचित करवा दो, उनको घर घर जाके बता दो कि अपने पास इतनी शक्ति है, हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने गांव के चौकार में बैठ करके निर्णय ले लेंगे और उनके मुंह पे मार देंगे। अभी एक गांव है रतलाम के पास, रतलाम के पास बताओ गांव कैसा है? रतलाम के पास जो आजमपुर डोडिया के गांव है, आप लोग के परिचित के लोग होंगे तो पता कर लेना। वहां पर पे ना कोई रिकवरी वाला आता है, ना कोई एसडीएम आता है, ना कोई तहसीलदार आता है, ना पुलिस वाले आते हैं। रिकवरी के नाम पे वहां पे कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका ग्रुप गांव का पूरे ग्राम सभा का एक ग्रुप बना हुआ है। उनने एक मैसेज डाला कि आज फलानी इनके ऊपर पे रिकवरी वाले आने और एक लठ रखा है। पूरा गांव के व्यक्ति जाके लठ लेके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। आ जाओ भाई, कौन आ रहा है? मारते नहीं। हाँ। लठ तो भाई हमारे गांव की पहचान है, हमारे बुजुर्ग लोग लट्ठे लेके चलते थे, तो अच्छा तेल पिला हुआ लट्ठे लेके जाओ ना, मारना थोड़ी है, ठिकाना है। रख तो सकते हो। और वो सीमा में नहीं आते, उनकी जो गांव की सीमा उसमें नहीं आते, वो बाहर से खड़े होकर बात वो करते हैं। गांव में कोई रिकवरी के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा सोचो। एक नहीं 3-4 गांव इकट्ठी हो चुकी है पूरी पंचायत और उन लोग आने ही नहीं देते। लेकिन उनको पता चल गया ग्राम सभा में कितनी ताकत है। तो क्या वो जब वो लोग कर सकते हैं तो हमारा गांव नहीं कर सकता क्या? बस हमें अपने गांव के और लोगों को कटासन, ग्राम सभा- कटासन देखा है? ग्राम कटासन सभा के लिए जगाना है, बात खत्म। ठीक अभी है। सर ने बताया ना आप लोगों को ग्राम सभा का मतलब ये नहीं कि आप सरपंच को लेके बैठो। आप सरपंच को खुद किसने बनाया? तुमने सरकार आप लोग हैं, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। सरकार जो सर ने अभी 2 घंटे से आपकी क्लास ली ना, उसी बात को आप पूछ रहे हो। आप सब इकट्ठे होके आप ही सरकार हो, आप ही मालिक हो। इनको जैसे क्या नाम है भैया, इनको आप इस गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, उसमें 70% लोगों को बुला लो। जैसे 100 लोग हैं आपके गांव में, 70 लोगों को अभी बैठे हो ना आप, साइन कर लो बस। 40 लोग अभी बैठे हो, ठीक है, 30 लोगों को समझा के बिठा लो, 70 लोग में एक अध्यक्ष बना लो। आपको क्या करवाना है इस गांव में, किसको नहीं बुलाना, लेटर बनाओ, उसकी 5 कॉपी निकालो। कितनी निकालो? सबसे पहले राष्ट्रपति को डालो, मुख्यमंत्री को डालो, जिले में डालो, संभाग में डालो, ये जनपद कौन, प्रधान को डालो, सरपंच को डालो। सरपंच अगर अपने साथ है तो अच्छी बात है, एक कापी इसके मुंह पे भी मार दो और बिंदास रहो। उसके बाद तुम्हारे पास लठ है। रहना आपको एक साथ है। अगर आपका जो तुमने छोड़ा, हम्म। अगर तुम्हारी पोल निकली, एक आदमी को तोड़ दिया, जैसे हम 4 हैं, अपनी नाव का छेद बंद कर लो, कभी नहीं डूबो। कभी नहीं डूबो।
ठीक है। और सरपंच को क्यों बार बार आप सरपंच को बोलते हो? यार सरपंच तो तुम लोगों ने बनाया है। यहाँ की बात है, जैसे ग्राम सभा अब एक बात है, देखो हमारा टाइम भी हो गया। अरे भैया मेरी बात सुनो, चलो ये बात खत्म करो, एक ये बात खत्म करके कोई सवाल हो तो